हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी फिजिक्स की चौथी क्लास है और अभी तक हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं इस अध्याय के। और आज हम 9वां क्वेश्चन कर रहे हैं और 9वें क्वेश्चन का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रश्न को समझने के लिए पहले आपको 2 फॉर्मूले याद करने होंगे जो शायद हमें अभी तक लगे नहीं हैं। उन्हें हम लिख लेते हैं, उन्हें आप अच्छे से याद कर लेना। पहला फॉर्मूला है दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हमने बहुत फॉर्मूले याद किए थे पहले चैप्टर में, लेकिन ये वाला फॉर्मूला नहीं किया था। यह फॉर्मूला तब लगता है जब दो समांतर प्लेटों के बीच तीव्रता ज्ञात करना हो। ई बराबर होता है सिग्मा बटे में के एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन तो पता है निर्वात की विद्युतशीलता है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। सिग्मा का फॉर्मूला भी याद करना है आपको। सिग्मा यानी है आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। एक तो यह भी फॉर्मूला याद करना है आपको। और तीसरा फॉर्मूला है विभवांतर बराबर तीव्रता गुणा दूरी। बस ये 3 फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो यह व्यंजक बहुत ही आसान है। लेकिन यदि अगर आपने इन फॉर्मूलों को याद नहीं किया तो इस व्यंजक को समझना बहुत मुश्किल है। तो आप अच्छे से इन फॉर्मूलों को देख लीजिए, एक बार इनका स्क्रीनशॉट भी निकाल लीजिए। देखिए, तो इस व्यंजक को हल करने के लिए हमें सबसे पहले इसके चित्र को समझना होगा और उसी चित्र से हमारी ये लैंग्वेज सारी निकल आएगी। सबसे पहले हम चित्र बना रहे हैं, इसे बड़े गौर से देखिए। ये हमने 2 प्लेटें ले ली हैं। थोड़ा साइड में चित्र बनाना होगा क्योंकि एक ही पेज में व्यंजक सिद्ध करना है हमें। यह हमारी पहली प्लेट है समांतर प्लेट संधारित्र की, और यह दूसरी प्लेट है। इसमें एक ही संधारित्र बनाना है इसलिए डबल कोटिंग में बना रहे हैं, ठीक है। और इस प्लेट को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं। जब इसे प्लस क्यू आवेश देंगे तो इस पर तो प्लस आ ही जाएगा, लेकिन विद्युत प्रेरणी क्रिया द्वारा इस पर क्या आएगा, माइनस। और इसके दूसरे भाग पर प्लस आएगा, लेकिन इसका संबंध हम किससे कर देते हैं, अर्थ से, पृथ्वी से कर देंगे तो सारा का सारा धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। ये हमने पिछले 2 दिन प्रश्नों में पहले ही सीख लिया था, ठीक है। ये पृथ्वी हो गई है। इस प्लेट का नाम हम एक्स देंगे, इस प्लेट का नाम हम वाई देंगे। बस आपको ऐसी लाइनिंग और करनी है। ये मतलब यहाँ से यहाँ पर आवेश जा रहा है, इसका मतलब यह है। विद्युत प्रेरणी क्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए इसी चित्र में बनाए हमने, केवल ऐसी लाइनें खींच देनी है और 2 लाइनें यहाँ से भी निकाल देनी है, ऐसी 2 यहाँ और 2 यहाँ। मतलब आवेश यहाँ से यहाँ जा रहा है इस साइड। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या मानेंगे हम, डी, ठीक है। इस प्लेट का नाम एक्स है और इस प्लेट का नाम वाई है। अब लैंग्वेज देखिए बड़े ध्यान से। मान लो एक्स और वाई, मान लो एक्स और वाई समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, एक्स और वाई
समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, यानी इसका भी क्षेत्रफल ए मान लिया है हमने और इसका भी क्षेत्रफल ए मान लिया है, तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। देखिए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। दोनों प्लेटों के मध्य के परावैधता में कोई माध्यम भरा हुआ है, इस एरिया में कोई माध्यम भरा है जिसका जैसे हम के से व्यक्त कर रहे हैं। जब प्लेट एक्स को यानी पहली वाली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट बाय के पहले भाग पर माइनस क्यू आवेश तथा दूसरे भाग पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है। लेकिन प्लेट बाय का संबंध पृथ्वी से है, प्लेट बाय का संबंध किससे है, पृथ्वी से है, इसलिए प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में समा जाता है, प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में विलुप्त हो जाता है और प्लेट बाय पर केवल माइनस क्यू आवेश शेष बचता है। यानी प्लेट बाय पर क्या बचेगा, केवल माइनस क्यू आवेश शेष बचेगा। तो यह लैंग्वेज आपको समझ में आ गई होगी, कुछ भी नहीं है। इस चित्र से निकालना है कि मान लो एक्स और वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ठीक है। दोनों प्लेटों का प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। इसके बाद लिखना है हमें दोनों प्लेटों के मध्य में के परावैधता कोई माध्यम भरा हुआ है। जब प्लेट एक एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट बाय के पहले भाग पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है और दूसरे भाग पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन प्लेट बाय का संबंध पृथ्वी से होता है, इसलिए प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में विलुप्त हो जाता है, समा जाता है और प्लेट बाय पर केवल माइनस क्यू आवेश ही शेष बचता है। अब इस व्यंजक को आगे देखिए आप, यदि अब बड़े गौर से देखिए, यदि प्लेट एक्स पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा तथा पृष्ठ घनत्व सिग्मा तथा प्लेट बाय पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा हो, आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा हो तो दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न होगी। देखिए अब बड़े गौर से, अभी हमने कुछ नहीं लिखा है, केवल इतना लिखा है कि यदि प्लेट एक्स पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा और प्लेट बाय पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा, यानी इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा यानी प्लस के रूप में है और इस पर माइनस के रूप में, और पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं, हमने फॉर्मूला पहले ही लिख लिया था। तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, E बराबर सिग्मा बटे में के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। किंतु एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। इस समीकरण में हम मान रख देंगे सिग्मा का, इसे समीकरण डाल ही नहीं रहे। यह हमने तीव्रता का फॉर्मूला लगाया, किंतु सिग्मा का फॉर्मूला यह होता है, तो इसलिए ई का मान क्या निकलेगा, सिग्मा की जगह पर यह मान रख दीजिए क्यू बटे ए के एप्सिलॉन 0। अब आगे देखिए, ई बराबर क्यू बटे में ए नीचे आ जाएगा, के एप्सिलॉन 0 ए, समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, ठीक है। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, जो फॉर्मूला हमने लिखा था सबसे पहले, आज ये दो फॉर्मूले उन्हीं को लगाया है। अब यदि दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर भी हो, विभवांतर भी हो तो
तो विभवांतर बराबर फॉर्मूला लिखा था हमने तीव्रता गुणा दूरी, यानी कि v बराबर तीव्रता क्या है e, दूरी क्या है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d। बस e का मान पुट कर देना है आपको। रखो e का मान, e का मान है q बटे में k एप्सिलॉन 0a और इनटू में है d। यहाँ लिख देना है समीकरण 1 से। अब देखो आगे क्यू डी ऊपर ही रहेगा, के एप्सिलॉन 0a समीकरण नंबर 2। तो हमने v का मान निकाल लिया और हमें निकालना क्या, धारता। बस v का मान निकल आया है, इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारता निम्न होगी। तो धारता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q बटे V। अब बड़े ध्यान से देखिए, बस V का मान रखना है हमें। C बराबर Q बटे V का जो मान है वह है QD बटे में K एप्सिलॉन नॉट A। बस अब हमें इसे पलट देना है, Q तो ऊपर ही है और ये राशि पलट जाएगी, K एप्सिलॉन नॉट A ऊपर पहुंच जाएगा और QD नीचे आ जाएगा, Q से Q क्रॉस। तो C का जो फॉर्मूला बनेगा वह K एप्सिलॉन 0A बटे में D। और धारता का मात्रक क्या होता है, फैराड। तो यही हमारा अभिष्ट व्यंजक है। यदि दोनों प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात हो तो, वायु या निर्वात यानी वायु माध्यम हो तो क्या होगा, तो K बराबर 1 रखने पर, क्योंकि वायु का परावर्तनांक 1 होता है, हमने पहले अध्याय में सीख लिया था। तो रखो K का मान 1 रखेंगे तो एप्सिलॉन 0A बटे D और मात्रक लगा देंगे फैराड। यही अभीष्ट व्यंजक है। तो आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको ए वाला फॉर्मूला याद करना है, 1 2 और 3 फॉर्मूला। यहाँ तक जो तीनों फॉर्मूला याद कर लोगे आप तो विभवांतर निकल आएगा, और विभवांतर या विभव निकालने के बाद हमें केवल धारता का फॉर्मूला लगाना होता है और हमारी धारता निकल आएगी। एक बार फिर से देख लीजिए। मान लो x और y समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। आपको मन से लैंग्वेज चित्र को देखकर निकाल लूँ, उसे छोड़िए। जब प्लेट a को +q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट y के पहले भाग पर -q आवेश प्रेरित हो जाता है और दूसरे भाग पर +q आवेश प्रेरित हो जाता है। लेकिन प्लेट y का संबंध पृथ्वी से होता है, इसलिए +q आवेश पृथ्वी में विलुप्त हो जाता है। और एक लाइन हम जो भूल गए थे, लिख देना कि दोनों प्लेटों के मध्य में K परावर्तनांक वाला कोई माध्यम भरा हुआ है। यह हमारी लैंग्वेज हो गई है। अब हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना है, व्यंजक यह भी ध्यान रखना है कि यदि प्लेट x पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा और प्लेट y पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा हो तो दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न होगी। E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 ही है फॉर्मूला, लेकिन K परावर्तनांक है। बस इसके बाद हमें सिग्मा का मान रख देना और सिग्मा का मान रखने के बाद विभवांतर बराबर तीव्रता गुणा दूरी का फॉर्मूला लगा देना, तो विभवांतर निकल आएगा दोनों प्लेटों के मध्य में। और विभवांतर निकलने के बाद धारता का फॉर्मूला लगा देना, C बराबर Q बटे V, और हमारी धारता आ जाएगी। आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, परावैद्युत किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें विस्तार से समझाइए। तो
परावैद्युत को समझने के लिए हमें पानी का उदाहरण लेना होगा। आपने देखा होगा कि पानी से करंट तो लग सकता है, लेकिन पानी में विद्युत धारा का नियमित प्रवाह नहीं होता है। इसे हम कैसे समझेंगे? यानी कि पानी में विद्युत धारा का प्रवाह नियमित नहीं होता है, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लो हमने दो प्लास्टिक के पाइप ले लिए और इनका संबंध हमने विद्युत से कर दिया। एक में प्लस की धारा जाएगी, एक में माइनस की धारा जाएगी, और यहाँ पर हमने एक विद्युत बल्ब लगा दिया। यहाँ पर हमने तार ही ले ली और यहाँ पर लगा दिया हमने एक विद्युत बल्ब। तो क्या होगा बताइए? अगर हम इन तारों को विद्युत से कनेक्ट कर दें और इसमें धारा प्रवाहित करें तो बल्ब में धारा जाएगी या नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि पानी में विद्युत धारा का नियमित प्रवाह नहीं होता है और इसलिए हमारा बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन यदि हम दोनों तार कॉपर के लें या किसी धातु के लें तो हमारा बल्ब आसानी से जल जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि पानी में विद्युत का प्रवाह नियमित नहीं होता है, लेकिन वह विद्युत धारा का प्रदर्शन तो करता है। यानी कि केवल पानी विद्युत धारा के प्रदर्शन का दिखावा करता है, लेकिन विद्युत के जो पूरे मूलभूत गुण होते हैं उन्हें वहन नहीं करता है। आपने ऐसा ही एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। नमीयुक्त लकड़ी देखी होगी। नमीयुक्त लकड़ी यानी कि कोई लकड़ी है और यदि उसमें नमी आ गई है, पानी की मात्रा है, तो उसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। मतलब वह भी पराविद्युत की भांति कार्य करती है। और आपने गीली दीवार देखी होगी। नमीयुक्त दीवार, कोई दीवार है और यदि हम उसे गीली कर दें तो उसमें भी करंट कभी कभी आ जाता है, लेकिन उसमें विद्युत धारा का नियमित प्रदर्शन नहीं होता है, वह केवल दिखावा करती है। तो पराविद्युत क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते किंतु विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं, यानी कि केवल दिखावा करते हैं, पराविद्युत कहलाते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है। इसको उदाहरण क्या क्या है? जल, नमीयुक्त लकड़ी, HCl, N2, H2 आदि। पराविद्युत दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत, अध्रुवीय पराविद्युत। अब हमें इन दोनों पराविद्युतों को विस्तार से समझना है। आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा पानी वाले एग्जाम्पल से कि ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं लेकिन विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं, दिखावा करते हैं, पराविद्युत कहलाते हैं। अब हम इसके प्रकारों की ओर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखिए, तो पहला वाला प्रकार देखिए, ध्रुवीय परावैद्युत। ऐसे परावैद्युत जिनके धनावेशों और ऋणावेशों के केंद्र संपाती नहीं होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। और इनकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इनके अणु विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो अनिश्चित क्रम में होते हैं, लेकिन यदि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति हो जाए तो ये निश्चित क्रम में आ जाते हैं। जैसे कि हम इसे एक चित्र से समझते हैं। चित्र बड़े ध्यान से बनाना है आपको, इन्हीं चित्र में पूरी डेफिनेशन छिपी हुई है इनकी। मान लो ए है हमारे अणु ध्रुवीय परावैद्युत के, इन्हें हमें अनिश्चित क्रम में बनाना है। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में है ये, कोई क्रम निश्चित नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस कैसे भी बना सकते हो आप चाहो तो। प्लस माइनस कोई निश्चित क्रम नहीं है, चाहे जैसे भी क्रम आपको रखना हो आप इन्हें रख सकते हैं। तो ये क्या है अभी? बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय परावैद्युत है, यानी अनियमित क्रम, अनिश्चित क्रम में ध्रुवीय परावैद्युत। अब देखिए दूसरा चित्र, तभी प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा। अब यदि हम विद्युत क्षेत्र लगा दें तो क्या होगा? एक निश्चित क्रम में आ जाएंगे। ऊपर लिखी हुई है लैंग्वेज हमारी। अब लिख रहे हैं हम बाह्य
विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ध्रुवीय परावैद्युत मान लो ये हमने लगा दिया एक विद्युत क्षेत्र ई इस दिशा में, तो इसके अणु क्या होंगे, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे। यानी कि अब हमें उल्टे सीधे नहीं बनाना है ना, एक ही क्रम में रखना है, सारे अणुओं को एक ही सीध में हो जाएंगे एक निश्चित क्रम में। लेकिन विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये अनिश्चित क्रम में ही होते हैं, और जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो ये एक सीध में आ जाते हैं। इसके चिन्ह भी प्लस माइनस माइनस प्लस से होंगे, हमेशा ध्यान रखना। माइनस प्लस 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 माइनस प्लस। अब देखो परिभाषा, यहाँ से तो आपको समझ में आ रही होगी। इनके अणु बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। इतना तो आपको क्लियर है। लेकिन ए वाली परिभाषा और देखना, स्टार्टिंग वाली सबसे मेन, ऐसे परावैद्युत जिनके धनावेशों और ऋणावेशों का केंद्र संपाती नहीं होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। जैसे कि आपको इसमें धन और ऋण दिख रहा है अभी अलग अलग, तो ये संपाती नहीं है। संपाती कैसे होते, मान लो ये धन है और इसी के ऊपर ऋण आ जाता, दिखेगा केवल धन, या फिर बिंदु आकार में दिखते हैं, ये में बड़ा सा बिंदु आकार दिखता है, यह हो गया संपाती। यानी अगर आपको धन और ऋण दिख रहे हैं तो वह ध्रुवीय परावैद्युत है, क्योंकि इसके धनावेश और ऋणावेश संपाती नहीं है। अगर आपको धन और ऋण नहीं दिख रहे हैं तो वह अध्रुवीय परावैद्युत है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखिए, तो दूसरा प्रकार है हमारा अध्रुवीय परावैद्युत। ऐसे परावैद्युत जिनके धनावेशों और ऋणावेशों के केंद्र संपाती होते हैं अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। पहले केवल इतनी ही देखना है। अभी आपने चित्र बनाया था पिछला वाला, तो उसमें प्लस और माइनस अलग अलग दिख रहे थे और अनियमित क्रम में थे, लेकिन इसमें प्लस और माइनस आपको अलग अलग नहीं दिखेंगे, क्योंकि इसमें संपाती हैं तो प्लस के ऊपर माइनस आएगा। तो आप इसमें केवल चाहो तो प्लस का चिन्ह ही बना सकते हो, लेकिन इसी प्रकार बनाया जाता है। प्लस भी बना सकते हो, क्योंकि प्लस में माइनस छिप जाता है। ये है हमारा अध्रुवीय परावैद्युत। इसके धनावेश और ऋणावेश एक के ऊपर एक होते हैं, यानी संपाती होते हैं। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में यह स्थिति होती है, लेकिन जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र लाया जाता है तो इसके प्लस माइनस दूर दूर यानी भाग जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। वही हमने लिखा है, जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है, तो इनके आयन विस्थापित हो जाते हैं। तो इनके आयन विस्थापित हो जाते हैं, और इसका उदाहरण क्या है, N2 अणु, H2 अणु आदि। एक चीज़ और ध्यान देना है एग्जाम्पल में, मान लो आपसे पूछा जाए कि NaCl सोडियम क्लोराइड कौन सा परावैद्युत, ध्रुवीय या अध्रुवीय? ध्रुवीय परावैद्युत है, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस क्लियर दिखते हैं। उन्होंने पूछ लिया कि O2 कैसा परावैद्युत है, अध्रुवीय परावैद्युत, क्योंकि इसमें केवल एक ही ध्रुव दिख रहा है, मैं ऑक्सीजन अकेला। उन्होंने पूछ लिया क्लोरीन कौन सा परावैद्युत है, अध्रुवीय। उन्होंने पूछ लिया ZnCl कौन सा परावैद्युत है, ZnCl2, ध्रुवीय परावैद्युत, क्योंकि जिसमें दो ध्रुव दिख रहे हैं वह ध्रुवीय परावैद्युत होता है, और जिसमें केवल एक ही ध्रुव दिखाई देता है वह अध्रुवीय परावैद्युत होता है। तो एक बार दोनों डेफिनेशन फिर से देख लीजिए। जो पहला वाला प्रकार था ध्रुवीय परावैद्युत, उसकी परिभाषा थी ऐसे परावैद्युत जिनके धनावेशों और ऋणावेशों के केंद्र संपाती नहीं होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं, और जिनके संपाती होते हैं अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। और परावैद्युत की डेफिनेशन क्या थी हमारी, ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, लेकिन विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं, यानी कि दिखावा करते हैं, परावैद्युत कहलाते हैं। तो आज ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और आप इन्हें फेर में लगातार लिखते चाहिए स्क्रीनशॉट निकाल कर, क्योंकि जब हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी लॉकडाउन के जस्ट बाद, अभी तो 2-3 महीना खुलने का कोई चांस ही नहीं है जून जुलाई तक, तो अगस्त सितंबर में रेगुलर क्लास हमारी स्टार्ट हो सकती है। तब तक के लिए आपको फेर आराम से बनाना है और स्क्रीनशॉट निकाल कर, क्योंकि इन चीज़ों की फोटोकॉपी नहीं मिल पाएगी।